कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। एक छोटे गांव में प्रिया, मीरा, राधा नाम की 3 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया और मीरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और राधा दिखने में साधारण थी। तीनों के अलग अलग विचार थे। उनमें से एक मीरा, जिसे स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैगजीन पढ़ना और बड़े बड़े सपने देखना उसे पसंद था। दूसरी थी प्रिया, जिसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मजाक मस्ती, घूमना फिरना, पार्टी, ये सब उसे बहुत पसंद था। तीसरी थी राधा, जिसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना, माँ की सहायता करना, दूसरों की हमेशा मदद करना पसंद था। एक दिन माँ मीरा से, मीरा यहाँ आओ, जरा मेरी मदद करो। नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरा जन्म छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं हुआ है और अभी तो मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। अरे कभी तो मदद कर दिया करो, आज नहीं तो कल शादी के बाद सबको काम करना ही पड़ता है। क्या शादी के बाद माँ? मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, जैसे कि मैगजीन में दिखाते हैं। फिर तो मेरे घर में नौकर चाकर होंगे, तो मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाऊँगी। फिर भी बेटा, कभी कभी काम किया करो। माँ बस भी करो अभी। माँ, मेरे लिए आप बहुत अमीर लड़का चुनना, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। मीरा वहाँ से चली जाती है और शादी की बात सुनते ही प्रिया अपने माँ के पास आकर, माँ, आप मेरे लिए ना बहुत ही हैंडसम, ऊंचा और जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा ऐसा लड़का ढूंढना। हाँ, तुम्हें भी अच्छा लड़का ही ढूंढ लूंगी, लेकिन काम में हाथ मत लगाना। तुम दोनों की दोनों एक जैसे ही हो, ना पढ़ाई में अव्वल और ना काम में। तुम दोनों को तो सिर्फ मैगजीन, मूवी जाना इतना ही पता है। तभी माँ को गुस्सा आता देखकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और राधा वहाँ पहुँचती है। माँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूँ? अरे नहीं बेटा, तुम बहुत थक चुकी होगी, तुम आराम करो। तुम अपने बहनों जैसी थोड़ी ना हो, जो दिन भर मजाक मस्ती, सोना उठना, मन चाहा करना। तू तो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी अभी तो आई है, थोड़ी देर बात कर लेना। माँ, मैं इतना काम पूरा कर लेती हूँ और फिर आराम कर लूँगी। राधा और माँ अपना काम पूरा कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब तीनों बहनें अनाथ हो चुकी थी। वो बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी माँ उनके यहाँ आती है और उन सबको उनके मनपसंद लड़कों से मिलवाती है। मीरा और प्रिया को बहुत अच्छा घर मिलता है और राधा को एक बहुत ही गरीब इंसान मिलता है। राधा ये सब देखकर बूढ़ी माँ से, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है माँ? राधा, तुम्हें बहुत जल्द ही पता चलेगा कि तुम्हारे नसीब में ये क्यों है। शादी के बाद मीरा का अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना, बड़े बड़े होटल्स में रहना, ये सब चल रहा था। तो दूसरी ओर प्रिया पार्टीज करना, मूवी जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये तो और जोरों से चल रहा था। तीसरी ओर राधा अपने पति के साथ बहुत मेहनत कर रही थी। 2-3 साल बाद मीरा रोते हुए प्रिया को फोन लगाती है और उसे मदद मांगने लगती है। प्रिया देखो ना, मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आज हमारे घर पुलिस आई थी। मेरे पति ने बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इसीलिए पुलिस ने हमारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। दीदी, मैं खुद आपको फ़ोन करने वाली थी। आज तक मुझे भी लगता था हैंडसम पति हो और मूवी देखना, पार्टीज करना मतलब ज़िंदगी की सारी खुशियाँ बटोरना है, लेकिन ये सिर्फ शान और शौकत की चीज़ है। मेरा पति मुझे 1 महीने पहले ही छोड़कर दूसरी लड़की के पास चला गया है। 1 महीने से मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फोन पर बातें करते वक्त उन्हें अपनी माँ की बातें याद आती है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें हमेशा बताती थी कि जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करो। अब दोनों बहनें मिलकर राधा के पास जाने का फैसला करती है। दोनों राधा के यहाँ जाती है और देखती है
राधा अब बहुत ही बड़े घर में अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रही थी। मीरा दीदी, प्रिया दीदी, आप दोनों एक साथ आइए। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आई। बहुत साल बीत गए, हम सब मिल ही नहीं पाए थे। अब मीरा और प्रिया दोनों ही राधा को अपनी अपनी कहानी बताना शुरू करती है। राधा सब सुन लेती है और राधा अपनी बहनों से, दीदी जो हुआ सो हुआ, अब आप लोग माँ के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कीजिए। मीरा और प्रिया दोनों भी अपनी छोटी बहन राधा के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं और राधा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऊपर से सुंदर दिखने वाली हर चीज अच्छी ही होती है ऐसा नहीं होता। इसीलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। सोलापुर नाम के गांव में राधा नाम की एक औरत रहा करती थी। राधा को एक बेटा था जिसका नाम था संजीव। संजीव की कुछ ही दिनों पहले शादी हो गई थी। उसकी बीवी ज्योति दिखने में बड़ी सुंदर थी। ज्योति घर के सारे काम किया करती थी। वो दिखने में सुंदर होने के कारण उसे सजने संवरने का बड़ा शौक था। उसकी सास राधा उसे एक दिन, ज्योति, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ माँ जी, मैंने चेहरे को फेस पैक लगाया है। अरे कितना कुछ करती रहती हो तुम खूबसूरती के लिए। तुम तो दिखने में पहले से ही बड़ी खूबसूरत हो। हाँ, वो थोड़ा मेंटेन रखती हूँ खुद को। वैसे माँ जी, ये वाला नेकलेस देखिए, मैंने कल ही खरीदा है। कैसा है? बहुत ही अच्छा है। मगर बहू, तुम्हें दिखने का और ज्वेलरी पहनने का बड़ा ही आकर्षण लगता है। मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत ही पसंद है माँ जी। हाँ बहू, वो तो दिखता ही है। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। राधा जाते ही ज्योति अपने कुछ लाए हुए नेकलेस निकालकर पहन के देखती है और खुद ही खुद की तारीफ करती है। एक बार ज्योति एक फंक्शन में चली जाती है। वहां जाकर ज्योति देखती है कि वहां बहुत सारी औरतों ने सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी। वो देख ज्योति, इन सब औरतों ने सोने की ज्वेलरी पहनी है क्या? मेरे पास तो एक ही सोने का मंगलसूत्र है, बाकी तो कुछ भी नहीं। वो ऐसा सोचती है। तभी ज्योति की सहेली शीला ज्योति से, ज्योति कैसी हो? कितने दिनों बाद मिली हो। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हारे गले में ये नेकलेस नकली है क्या? हाँ नकली है। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ठीक लग रहा है। मेरा देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कहकर ज्योति वहां से चली जाती है। उसे शीला की बात मन को लग जाती है। वो घर जाकर अपने पति संजीव से, मुझे सोने के गहने बनाकर दीजिए। मेरी सब सहेलियों के जेवर सोने के हैं और मेरा मंगलसूत्र छोड़ के कुछ भी सोने का नहीं है। अरे ज्योति, सोना सोना क्या लगा कर रखा है? सोने से क्या पेट भरता है? वो मुझे कुछ मालूम नहीं। आप मुझे बस सोने की ज्वेलरी लाकर दीजिए। मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ और तुम हो कि जिद पर ही अड़ी हो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे गहने चाहिए ही। ठीक है, 1 महीने बाद लेकर दूंगा। ऐसा कहकर संजीव घर से बाहर काम करने के लिए निकल जाता है। ज्योति की सास राधा को ज्यादा गहने नहीं थे, उसे सोने का कोई लालच नहीं था, मगर राधा को ज्योति की ये आदत खटकती थी। एक दिन राधा ज्योति से, बहू, हमारी बिरादरी में आज एक शादी है, हमें शादी में जाना है, जाओ तैयार हो जाओ। क्या करूँ तैयारी करके? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं बहू, अपने हिसाब से रहना चाहिए, कोई कुछ नहीं कहता। आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता माँ जी, मगर मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती है। आपको इससे क्या? राधा अब ज्योति की बात सुन के परेशान हो गई। तभी राधा के दिमाग में एक कल्पना आती है। राधा ज्योति से, ज्योति, मैं सोच रही हूँ कि तुम आज के दिन श्यामा के गहने लेकर आओ, जिससे तुम्हारा मन भी रह जाएगा और शादी भी हो जाएगी। ये विचार अच्छा है माँ जी, मैं अभी श्यामा के गहने लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति श्यामा के घर चली जाती है और श्यामा को जोर जोर से आवाज लगाती है, श्यामा कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। अरे ज्योति, क्या हुआ, इतने जोर से आवाजें दे रही हो? श्यामा, मुझे तुमसे एक काम है। आज मुझे शादी में जाने के लिए तुम्हारे गहने चाहिए थे। क्या तुम मुझे तुम्हारे गहने दोगी? हाँ ज्योति, तुम मेरी अच्छी सहेली हो, मैं तुम्हें गहने क्यों नहीं दूंगी। श्यामा घर में जाकर उसके सोने के गहने लेकर चली आती है
और ज्योति उसे देख बहुत खुश हो जाती है और श्यामा से, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा। अब जाओ शादी में, नहीं तो यही देर हो जाएगी। हाँ, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति वहाँ से चली जाती है। घर आकर ज्योति गहने पहनकर तैयार हो जाती है और शादी के लिए अपने सास के साथ चली जाती है। आज ज्योति बहुत खुश थी। आज उसने सोने के गहने पहने थे। आज शादी में ज्योति को किसी ने उसकी ज्वेलरी देख के टोका नहीं था, इसीलिए ज्योति बहुत खुश थी। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कहीं भी जाना हो या किसी की शादी में जाना हो तो ज्योति श्यामा का गहने लेकर चली आती थी। और एक दिन राधा ज्योति से, बहू, ऐसे हमेशा किसी के गहने लाना अच्छी बात नहीं है। हमेशा मांगने से हमारी कीमत कम हो जाती है, समझी? माँ जी, दूसरों की चीजें पहनने से कोई कीमत कम नहीं होती। आप और ये तो मुझे गहने लाने से रहे, तो फिर क्यों इस बारे में बात करती हो? जाने दीजिए, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ऐसा कहकर ज्योति वहाँ से गुस्से से चली जाती है। राधा अब ज्योति के बारे में सोचती है, मगर उसका ये बदला हुआ रूप देख राधा संजीव के साथ उसे सबक सिखाने का तरीका ढूंढती है। एक दिन ज्योति को उसके सहेली के यहाँ फंक्शन में जाना था, तो ज्योति ने अच्छी तरह से तैयारी करके संजीव के साथ पार्टी में चली गई। उसने श्यामा के सारे गहने पहने थे। ये देख संजीव ज्योति से, ज्योति, तुम इतने सारे गहने पहन के तो आई हो, मगर इसका ध्यान रखना, ये हमारी अमानत नहीं है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजीव उसकी बातें सुन चुप हो गया। अब संजीव और ज्योति पार्टी में पहुंच गए। वहां जाकर ज्योति अपने सहेलियों के साथ बहुत खुश थी। उसकी सहेलियां भी उसके गहनों की तारीफ कर रही थी। ये देख ज्योति बहुत खुश थी। दोनों खाना खाकर घर आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी घर के पास आकर स्लिप हो गई। उसमें संजीव और ज्योति को कुछ नहीं लगा, मगर झटके की वजह से ज्योति के गले का हार नीचे गिर गया। संजीव की नज़र हार पर गई। उसने जल्दी से गाड़ी ठीक तरह से खड़ी की और गाड़ी को चारों ओर से देखने लगा। गाड़ी को देखते देखते संजीव ने हार उसकी जेब में डाल दिया और घर जाने के लिए निकल गए। घर पहुंचते ही राधा को ज्योति के गहनों में कुछ कमी लगी। तभी राधा ने ज्योति को आवाज दी, ज्योति, जरा इधर तो आना। क्या हुआ माँ जी, आपने आवाज लगाई? अरे, तुम्हारे गले का हार कहाँ गया? कहीं गिर गया है क्या? ज्योति अपने गले में देखती है, मगर वहाँ हार नहीं होता। ज्योति राधा से, माँ जी, मैंने तो सही से पहना था, कहाँ चला गया? तभी संजीव घर में आ जाता है और संजीव ज्योति से, ज्योति, तुम्हारे गले का हार कहाँ है? निकाल कर रखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं निकाला। कहाँ गिर गया पता ही नहीं चल रहा। हार खो गया, अब क्या करें? ज्योति की आंखों में आंसू भर आए और ज्योति जोर जोर से रोने लगी। तभी राधा ज्योति से, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा बहू, किसी की चीजें नहीं लाना, मगर तुम हो कि सुनती ही नहीं। अब मैं क्या करूँ माँ जी? ऐसा कहकर ज्योति जोर जोर से रोने लगी। अब श्यामा को तुम सोने का नेकलेस खरीद कर दे देना। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। माँ जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूँ? ज्योति जोर जोर से रोने लगी। तभी संजीव, ज्योति, पहले तो दूसरों की चीजें लाना ही नहीं चाहिए, और लाए तो उसका ख्याल रखना चाहिए, समझी? अब ये रोना बंद करो। मैं उसे कहाँ से सोने का नेकलेस खरीद के दूँ? अब रोना बंद भी करो। जब गाड़ी स्लिप हुई थी तभी तुम्हारे गले से नेकलेस जमीन पर नीचे गिर गया था, तभी मैंने उसे उठा लिया। ये लो, यही है ना? हाँ, यही है। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया कि मुझे वो नेकलेस वापस मिल गया। माँ जी ने कितनी बार कहा था कि दूसरों की चीज़ें मत लाना, मगर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। अब मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है। आज से मैं कभी भी किसी की चीज़ें नहीं लाऊंगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बहू, माफ़ी मत मांगो। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। आज के बाद कभी किसी के गहने नहीं लाना। दूसरों की चीज़ें हमेशा दुख ही देती है। जी माँ जी। अब तुम इन गहनों को अलमारी में रख दो और कल श्यामा को देकर आना। हाँ माँ जी। अजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हें समझ में आया, यही बहुत है। चलो अब ये रोना बंद करो। ज्योति अब कमरे में जाकर सभी गहने अच्छी तरह से रख देती है और दूसरे दिन श्यामा को उसके गहने वापस करके उसे धन्यवाद कहती है। उसमें यह बदलाव देख
उसकी सास राधा ज्योति से, ज्योति, मैं सोच रही हूँ कि इस साल तुम्हें अच्छे से गहने बनवा के दूँ। सच में माँ जी? मगर अब मुझे गहने नहीं भी लाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बहू, देर आए दुरुस्त आए। अब मेरी बहू गहनों के बिना तो अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए मैं गहने लेकर दूंगी। थैंक यू माँ जी। अब ज्योति अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी और सास राधा ने सच में ज्योति को कुछ सोने की ज्वेलरी खरीद के दी। ये देख ज्योति बहुत खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमारा हमेशा नुकसान ही होता है। बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जब गैस का उपयोग बहुत कम हुआ करता था और उसके बदले चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता था। रामपुर गांव में माधव अपने माँ, पिताजी, पत्नी और बेटी राधा के साथ रहा करता था। हर रोज सुबह उठना, जंगल जाना और सूखी लकड़ियाँ काटकर बाजार जाकर बेच आना, यही उसका काम था। उसकी लकड़ियाँ सूखी होने के कारण लोग उसे लकड़ियाँ मुंह मांगे दाम में खरीद लेते थे। हर रोज की तरह माधव सुबह उठकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसका दोस्त रमेश उसके पास आता है और माधव से, अरे माधव, कहाँ चले? काम पर जा रहा हूँ रमेश। माधव, क्या आज मैं तुम्हारे साथ काम पर चल सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चल सकते हो। रमेश का भी लकड़ियों का ही काम था, लेकिन रमेश एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान था जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वो माधव से यही जानना चाहता था कि वो कैसे लकड़ियाँ लाता है और किस तरह से उन्हें बेचता है, ताकि रमेश भी माधव की तरह अच्छा मुनाफा कमा सके। और माधव बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था, जो दूसरों की मदद करना, खुद खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना उसे अच्छा लगता था। हर किसी के दुख दर्द में माधव शामिल होता था। रास्ते से चलते चलते रमेश माधव से, क्या करे भाई, मेरा तो एक दिन भी अच्छा नहीं जा रहा। रोज काम पर जा रहा हूँ पर हाथ कुछ नहीं आ रहा। आज सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ चलूं, ताकि कुछ ना कुछ साथ ले जा सकूं। क्यों भाई, काम अच्छा नहीं चल रहा तुम्हारा? गांव में आज ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो तुम्हारे जितना मुनाफा कमाता हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जरा हमें भी तो बता दो कि तुम ऐसा क्या करते हो भाई कि हर कोई तुमसे ही लकड़ियां खरीदना चाहता है। माधव बहुत ही भोला इंसान था। रमेश के पूछने पर माधव, भाई, आप लोग पेड़ को तोड़ते हो लेकिन उसकी लकड़ियां गीली होती है, जिन्हें सूखने में वक्त लगता है, और मैं पहले से ही सूखे पेड़ ढूंढता हूँ ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अच्छा, तो ये बात है। रमेश उस दिन माधव किस प्रकार से लकड़ियां चुनता है ये सब देख लेता है, और जैसे ही माधव का काम खत्म हो जाता है, अच्छा माधव, चलता हूँ, कुछ काम याद आ गया है। हाँ ठीक है भाई। अगले दिन रमेश माधव घर से निकलने से पहले ही जंगल पहुंच जाता है और सूखी लकड़ियां उठाकर उन्हें बेच भी आता है। उसे उससे अच्छा मुनाफा भी मिलता है और इस वजह से उसके अंदर और लालच जगता है और वो सोचता है कि अगर मैं कुछ लोगों को साथ लेकर जाऊं और जंगल की सारी लकड़ियां ढूंढकर एक ही बार लेकर आऊं तो बहुत अच्छा होगा। रमेश दूसरे दिन ऐसा ही करता है। माधव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है और जंगल जाकर जंगल की सारी सूखी लकड़ियां ढूंढता है और एक गोडाउन में जमा करता है और उन्हें हर रोज थोड़ी थोड़ी कर बेचता है। तो उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा और मेहनत भी कम लगने लगी। दूसरे दिन माधव हर रोज की तरह नहा धोकर तैयार होकर जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल जाकर माधव लकड़ियां ढूंढता है, लेकिन आज उसे सूखी लकड़ियां कहीं नहीं मिलती। आखिर थक कर, आज ये हुआ क्या है? पता नहीं, इतने बड़े जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। हर रोज की तरह माधव आज भी जंगल जाने लगता है, लेकिन उसे आज भी कुछ नहीं मिल पाता। पूरा एक महीना बीत जाता है। माधव पूरा घायल हो जाता है और उसे अब कुछ भी समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। हर रोज पत्नी घर जाने पर पूछती है, आज तो कुछ मुनाफा हुआ होगा। माधव बिना कुछ बोले घर से जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी रमेश उसका पीछा करता है कि अब माधव क्या करेगा। सोच सोचकर माधव अब बहुत परेशान हो जाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचता है और खुद को पत्थर बांधकर नदी में उतरने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, माधव, माधव। कौन है? कौन है? इतने घबरा क्यों रहे हो माधव?
हमेशा मेरे साथ ही तो रहते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ही तो तुम्हें सहारा देता हूँ। मैंने पहचाना नहीं। मेरे कारण ही तो तुम्हारा घर चलता है। हाँ भाई, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चलता है। मैं पेड़ हूँ। पेड़? पेड़ फिर भी कभी बातें करते हैं? तुम कोई और हो जो मुझे डराना चाहते हो। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। जब तुम अपने बाबा के साथ यहाँ आया करते थे, मेरे छाव के नीचे तुम खेला करते थे। माधव अपनी बचपन की बातें सुनकर अवाक हो जाता है। माधव, आज ऐसी क्या आफत आ गई कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो? क्या करूं, आज 1 महीने से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। मुझे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। मेरी बेटी घर में भूखी है। बूढ़ी माँ, बाबा, पत्नी, सबका चेहरा सामने आ जाए तो बहुत खराब लगता है। पत्नी हर रोज पूछती है, आज तो कुछ ना कुछ लाए होंगे। दुकानदार ने भी उधार देना बंद कर दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधव, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दो? तो क्या करूं, आप ही बताओ मुझे। इंसान इतना कमजोर क्यों है, समझ नहीं आता। अरे जरा अपनी नजर बदलो, यहाँ वहां देखो, अच्छे से देखो। तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो तुम्हारी जिंदगी का जरिया बनेगी। जितना तुम लकड़ियों से कमाते थे, उससे कई ज्यादा मुनाफा तुम्हें यहाँ मिल सकता है। सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नजर बदलने की देरी है माधव। माधव यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रमेश, जो कि माधव का पीछा कर रहा था, वो भी यहाँ वहाँ देखने लगता है, किंतु उसे भी कुछ समझ नहीं आता। कुछ समझे माधव? जरा अच्छे से देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, आजू बाजू में देखो। तुम्हें सब चीजें दिखाई देंगी, अगर तुम्हें देखनी है तो। तभी माधव का ध्यान पेड़ पर लटके हुए फल और सुंदर सुंदर फूलों पर जाता है और उसे समझ आता है कि ये पेड़ उसे जंगल का खजाना दिखाना चाहते हैं। माधव को समझ आता है कि ये पेड़ पौधे हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं और वो पेड़ के सामने झुक जाता है। तभी रमेश, जो माधव का पीछा कर रहा था, वो बाहर आ जाता है। अरे रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माधव, मुझे क्षमा कर दो भाई। आज मेरी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार कुछ दिनों से भूखा है। आज पेड़ ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बहुत सारी बातें सिखा दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। आज से ये गलती कभी नहीं होगी। मैं खुद के साथ साथ हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखूंगा, जैसे कि ये पेड़ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। मुझे भी आज बहुत बड़ी सीख मिली है। चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके सामने बहुत सारी राहें उसका रास्ता देखती रहती है। सिर्फ उन्हें पहचानने की नजर होनी चाहिए। हाँ माधव, मुझे भी मेरी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने आज तक सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, लेकिन आज इस पेड़ की बातें सुनकर अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये पेड़ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हमें सूखी लकड़ियां देता था। जब हमें लकड़ियां नहीं मिली, तब उसने हमें फल फूल दिए जिससे हम पैसा कमा सके। ये तो पूरी तरह से दूसरों को समर्पित है। खुद का विचार ना करके दूसरों के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर बुरे से बुरे हालात से निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। बस अपना नजरिया बदलने की देर होती है।